सर्दियों की दस्तक हो चुकी थी। देवगढ़ अपनी शांति और सुखद जीवन शैली के लिए जाना जाता था, पर अब वह धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा था। कस्बे में हर तरफ सर्द कोहरे की चादर बिछी थी। ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे हर किसी को चेतावनी दे रही हों कि आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। रमेश देवगढ़ का एक साधारण कारीगर था जो अपनी पत्नी कामिनी और 8 साल के बेटे दीपक के साथ रहता था। उसका जीवन बरहीगिरी पर निर्भर था और वह जानता था कि अगर समय पर ग्राहकों का काम पूरा न किया जाए तो उसकी साख और कमाई दोनों बिगड़ सकती हैं। लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसका मन भी दुकान जाने का नहीं कर रहा था। अरे, यह सर्दी तो हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसी ठंड में तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। पर क्या करूं? अगर मैं काम पर नहीं गया तो काम रुक जाएगा और पैसे नहीं मिलेंगे। काम तो करना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी कामिनी, जो रसोई में व्यस्त थी, धीरे धीरे मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। ठंड के कारण लकड़ियां गीली हो गई थीं और चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा था। हाय राम, यह चूल्हा भी इस ठंड में मेरा साथ नहीं दे रहा। कैसे खाना बनाऊं? कामिनी को परेशान देखकर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, कामिनी, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। देखो, सूरज ऊपर चढ़ आया है और मुझे दुकान पहुंचने में देर हो रही है। आपको काम की इतनी जल्दी है और मैं यहाँ ठंड से जूझ रही हूँ। पहले चूल्हा तो जल जाए। रमेश ने लकड़ी के ढेर की ओर देखा जो कोने में पड़ा था। इतनी सारी लकड़ियां हैं, फिर भी तुम चूल्हा नहीं जला पाई। लगता है ये लकड़ियां भी इस ठंड से कांप रही हैं। लकड़ियां नहीं, मैं कांप रही हूँ। ठंड ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। कामिनी ने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लिया। उसने पोटली में रोटियां और सब्जी बांधी और रमेश को देते हुए कहा, यह लीजिए आपका खाना। और हाँ, ध्यान रखना, ठंड बहुत पड़ रही है। ज्यादा देर तक काम मत करना, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। तुम हर बार यही कहती हो। हम मेहनतकश लोग हैं और मेहनतकश को ठंड या गर्मी से डरने का हक नहीं होता। अब चलता हूँ, देर हो रही है। जैसे ही रमेश बाहर निकला, उसने देखा कि बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। हाय रे, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। यह सर्दी तो सच में जान ले लेगी, लेकिन काम भी तो करना है। चलो, सर्दी हो या गर्मी, दुकान पर तो जाना ही होगा। कस्बे में ठंड की शुरुआत होते ही हलचल बढ़ गई थी। सूरज उगने के बाद भी कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। रमेश अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे उसके 2 करीबी दोस्त सुधीर और विक्रांत मिलते हैं। अरे रमेश भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह ठंड देखी है कितनी बढ़ गई है। भाई, हम कारीगर लोग हैं। ठंड और गर्मी हमारे लिए नई बात नहीं है। काम ठंड देखकर तो रुकने वाला नहीं है। विक्रांत, जो थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इस बार की ठंड बहुत अलग है। सुना है आसमान में ऐसे बादल छाए हुए हैं जो बर्फ जैसी ठंड लेकर आएंगे। तो क्या हुआ भाई? बर्फ गिरेगी तो हम उसमें खेल लेंगे। बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। सुधीर और विक्रांत ने रमेश की बात को अनसुना किया और अपनी बात जारी रखी। रमेश भाई, तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो? तुम्हें पता है, पिछले साल की ठंड ने हमारे कस्बे के 6 लोगों की जान ले ली थी। उस समय भी हमने इसे हल्के में लिया था। इस बार हालात और भी खराब हो सकते हैं। हमारे पास न तो मोटी मोटी रजाइयां हैं और न ही लकड़ियों का पर्याप्त इंतजाम। पिछली साल भी हमने बहुत मुश्किल से सर्दियां काटी थी। अगर इस बार भी कुछ नहीं किया गया तो पता नहीं क्या होगा। रमेश उनकी बातें सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया। सुधीर और विक्रांत जो कह रहे हैं, क्या सच में हालात इतने बुरे होने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो मेरा परिवार भी खतरे में पड़ सकता है। क्या हुआ रमेश? तुम चुप क्यों हो गए? कहीं हमारी बातें सुनकर तुम्हें भी डर तो नहीं लगने लगा? नहीं भाई,
मैं सोच रहा था कि हर साल की तरह इस बार भी ठंड से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। विक्रांत ने रमेश को टोका। रमेश, हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सबको मिलकर इस बार ठंड से बचने की तैयारी करनी चाहिए। यह सुनकर रमेश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। रमेश भाई, तुम क्या सोच रहे हो? इस कड़ाके की ठंड से बचने का कोई उपाय हमें भी बताओ। मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों को इस ठंड में नहाना पड़ेगा। शायद इसीलिए तुम दोनों घबराए हुए हो। रमेश की बात सुनकर सुधीर और विक्रांत हंसने लगते हैं। ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं, लेकिन याद रखना ठंड से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर करना। रमेश भी अपनी दुकान की ओर जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सुधीर और विक्रांत की बातें गूंज रही थीं। जब रमेश दुकान में काम कर रहा था तो ठंडी हवा के झोंकों ने उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। लकड़ी पर छेनी चलाते हुए उसका ध्यान बार बार सुधीर और विक्रांत की बातों पर जा रहा था। सुधीर और विक्रांत सही कह रहे हैं। इस बार ठंड बहुत ज्यादा होगी। अगर अभी से कुछ नहीं किया तो हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए? दुकान में इतनी कमाई नहीं कि इसे बेचकर सारी जरूरतें पूरी हो सकें। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। ठंड में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? जलाने वाली लकड़ियों की। हर घर में आग जलाने के लिए लोग लकड़ियां खरीदते हैं। क्यों ना मैं अभी से घने जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करना शुरू कर दूं। ठंड बढ़ने पर इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। यह सब सोचकर रमेश घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी कामिनी को बुलाया। कामिनी, सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? तुम हमेशा काम और पैसे की चिंता करते हो। क्या अब कोई नया सपना देख लिया है? नहीं कामिनी, इस बार यह सपना नहीं, एक योजना है। अगर यह सफल हुई तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। क्या योजना है, बताओ। रमेश ने कामिनी को अपनी योजना विस्तार से समझाई। मैंने सोचा है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करूंगा। जब कड़ाके की ठंड होगी तो कस्बे वालों को आग जलाने के लिए इन लकड़ियों की जरूरत होगी। तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा। इस तरह हम पैसे भी कमाएंगे और जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे। कामिनी उसकी बातें सुनकर पहले थोड़ी चिंतित हो जाती है। पर यह इतना आसान नहीं है। जंगल में अकेले जाकर लकड़ियां काटना खतरनाक हो सकता है। और फिर अगर ठंड में लोग लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं दे पाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कामिनी, हर योजना में जोखिम तो होता ही है। अगर मैंने यह जोखिम नहीं उठाया तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। हमें अपनी गरीबी से बाहर निकलने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, तुमने जो सोचा है वह जरूर करो, लेकिन ध्यान रखना किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तुम बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी रमेश ने और घने जंगल की ओर चल दिया। रमेश जल्दी ही जंगल में पहुंच जाता है। वहां सूखे पेड़ और शाखाएं देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, यहाँ तो लकड़ियों का खजाना है। मुझे इन्हें जल्दी से काटकर घर ले जाना होगा। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसने लकड़ियों का पहला ढेर तैयार किया और उन्हें लेकर घर की तरफ चल दिया। अगर मेरी यह योजना सफल रही तो कामिनी और दीपक को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रात को घर लौटने के बाद रमेश ने कामिनी को जंगल के बारे में बताया। कामिनी, जंगल में लकड़ियां तो बहुत हैं। अगर मैं रोज वहां जाकर थोड़ा थोड़ा लाऊं तो जल्द ही हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन ठंड में इतनी मेहनत करना आसान नहीं होगा। और फिर अगर कस्बे वालों को यह बात पता चल गई तो क्या होगा? इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम भी ध्यान रखना,
यह बात किसी को पता न चलने पाए। रमेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर हर सुबह निकल पड़ता था। यहाँ तो कोई आता जाता नहीं दिखता, अब बस जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। रमेश ने एक सूखा पेड़ देखा। वह पेड़ बड़ा था और लकड़ियां काटने के लिए बिल्कुल सही था। अरे वाह, इतना बड़ा पेड़! इस पेड़ डीएच की लकड़ियां पूरे हफ्ते के लिए काफी होंगी। लकड़ियां लेकर रमेश वापस कस्बे लौट रहा था। रास्ते में सुधीर और विक्रांत उसे देखकर चौंक गए। रमेश भाई, तुम हर रोज इतनी सारी सूखी लकड़ियां जंगल से काट कर क्यों ला रहे हो? क्या घर में कोई बड़ी दावत होने वाली है? अरे नहीं भाई, तुम तो जानते ही हो मेरी पत्नी को मिठाई बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज नए नए तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण कितनी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने में लग जाती हैं। बस उसी के लिए जंगल जाकर लकड़ियां लाकर जमा कर रहा हूं। लेकिन रमेश भाई, हमें तो ये पहली बार पता चला है कि भाभी जी को मिठाई बनाने का बहुत शौक है। हमने पहले तो कभी नहीं सुना था। सुधीर और विक्रांत को रमेश की बात सुनकर अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रमेश वहां से चला जाता है। मुझे लगता है रमेश हमसे कुछ छिपा रहा है। वह रोज जंगल क्यों जाता है? देखते हैं, अगर कुछ गड्ढब्द होगी तो पता चल ही जाएगा। रमेश ने यह सिलसिला हर दिन जारी रखा। वह सूरज उगने से पहले जंगल पहुंचता और लकड़ियां काटकर लौट आता। धीरे धीरे उसके घर में लकड़ियों का बड़ा भंडार लगने लगा। एक दिन कामिनी ने रमेश से कहा, ए जी, ये सब क्या कर रहे हो? इतनी लकड़ियां जमा कर ली हैं कि घर में रखने की जगह नहीं बची। कामिनी, तुम चिंता मत करो। अभी वक्त आएगा जब ये लकड़ियां सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाएंगी। लेकिन अगर लोग इसे खरीदने की बजाय खुद जंगल से लकड़ियां लाने लगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ठंड और बारिश आने पर लोग जंगल में नहीं जा सकेंगे। बस तुम देखती जाओ। ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लोग परेशान होंगे और अगर उन्होंने तुम्हारी चालाकी पकड़ ली तो नाराज हो जाएंगे। अरे कामिनी, तुम कुछ नहीं जानती। यह तो मेरी मेहनत है। मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, पर याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों बाद सर्दियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। कस्बे के लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए आग जला रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि अधिकतर लोगों के पास लकड़ियां खत्म हो रही थीं। रमेश, जिसने महीनों से जंगल से लकड़ियां काट काट कर अपने आंगन में एक बड़ा भंडार बना लिया था, अब अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार था। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, सूखी लकड़ी 50 रुपये प्रति किलो। यह पढ़कर कस्बे के लोग चौंक गए। क्या रमेश लकड़ी बेच रहा है? यह तो हम सब के साथ चालाकी कर रहा है। हमें पहले से शक था कि रमेश हर दिन जंगल क्यों जा रहा है, लेकिन हमने इसे हल्के में लिया। अब देखो, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। रमेश ने उन लोगों की बातें सुनी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैंने मेहनत की है। ये लकड़ियां मेरी हैं और इन्हें बेचने का पूरा हक मेरा है। धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ गई कि कई परिवारों के लिए रात काटना मुश्किल हो गया। जिनके पास पहले से लकड़ियां थीं, वे बचाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग बेचैन थे। हर गुजरते दिन के साथ ठंड और भी बढ़ती गई। बर्फीली हवाओं ने कस्बे को अपने शिकंजे में कस लिया। रातें इतनी ठंडी थीं कि लोग आग के बिना सो नहीं सकते थे, लेकिन ज्यादातर घरों में लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। ठंड बहुत बढ़ गई है
और घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब हम क्या करें? रमेश तो ऊंचे दामों पर लकड़ियां बेच रहा है। ठंड बहुत बढ़ गई है और घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब हम क्या करें? रमेश तो ऊंचे दामों पर लकड़ियां बेच रहा है। ये बात रमेश को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ियां बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे कामिनी, क्या तुमने सुना? कल कस्बे के सभी लोग सूखी लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं। अगर वे सूखी लकड़ियां काट कर ले आएंगे तो हमसे लकड़ियां कौन खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ जी, मैंने सब सुना। अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। रात में आसमान में अचानक काले बादल घिर आते हैं। जोरदार हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिसके कारण जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती है। सुबह होने पर रमेश और कामिनी बारिश को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। रात को बारिश होने की वजह से सभी पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे। अब जंगल में कोई भी सूखी लकड़ी नहीं बची होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कामिनी। कस्बे वाले अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे, लेकिन इस बारिश ने उनकी चालाकी को ढेर कर दिया। अब मैं इन सभी लकड़ियों को 50 रुपए की बजाय 100 रुपए प्रति किलो बेचूंगा। यह सही नहीं है। कस्बे वाले पहले ही परेशान हैं। अब कीमत बढ़ाना उनकी मजबूरी का फायदा उठाना है। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत बचाने के लिए बारिश करवा दी है। आप ऐसे वक्त में कस्बे वालों की मजबूरी का फायदा न उठाएं। कस्बे वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं। मैंने मेहनत की है और इसका फल मुझे मिलना चाहिए। लालच मत करो, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले को मेरी मेहनत भी दिख रही होगी। तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जो खरीदना चाहे खरीदे, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पति की बातें सुनकर कामिनी को बहुत दुख होता है। रमेश ने अपनी योजना को सफल होते देखा। अब वह पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। वह घर के बाहर लगे हुए बोर्ड को बदल देता है और उसमें 100 रुपए प्रति किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। कस्बे वाले लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बारिश ने जंगल की सारी लकड़ियों को गीला कर दिया है। सूखी लकड़ियां अब मिलना नामुमकिन था। अब क्या करें? यहाँ तो सूखी लकड़ी का नामो निशान तक नहीं है। बारिश की वजह से सभी लकड़ियां गीली हो गई हैं। रमेश ने तो लकड़ियों का भंडार पहले ही कर लिया है। अब हमें मजबूरी में रमेश से ही लकड़ियां खरीदनी होंगी। हमें उसकी कीमत माननी पड़ेगी। ठंड से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हें पता है, रमेश ने लकड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं। अब वह 50 रुपए की बजाय 100 रुपए प्रति किलो लकड़ियां बेच रहा है। वह तो हम लोगों को लूट रहा है। लगता है भगवान भी रमेश के ही साथ है। अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें ठंड से बचना है तो हमें रमेश से 100 रुपए में ही लकड़ियां खरीदनी होंगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। कस्बे में ठंड का कहर चरम पर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश का लकड़ी का कारोबार जोरों पर था। सभी कस्बे वाले रमेश से ही लकड़ी खरीद रहे थे। लोग मजबूरी में लकड़ियां खरीदने आ रहे थे। एक दिन शाम के वक्त एक बूढ़ी महिला कांपती हुई रमेश के घर के बाहर पहुंची। ठंड ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो, मगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठंड से मेरी जान निकली जा रही है बेटा। माँ जी,
ये लकद्धियां मैंने जंगल से काटकर इकट्ठा की है। यहाँ मुफ्त में लकद्धियां नहीं मिलती। अगर लकद्धियां चाहिए तो पैसे लेकर आओ, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी झोपड़ी में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठंड से मेरा शरीर जम रहा है। अगर तुमने लकद्दियाँ नहीं दी तो मैं मर जाऊंगी। मेरी मदद करो बेटा। भगवान तुझे सदा खुश रखेगा। मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे पहले ही मेरी मेहनत के फल से खुश रखा है। आप यहाँ से चली जाइए, मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते उसने कहा, बेटा, जो दूसरों की मदद नहीं करता उसका अंत हमेशा बुरा होता है। भगवान तुम्हें एक दिन इसका एहसास जरूर कराएंगे। रमेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन कामिनी जो अंदर से यह सब देख रही थी, वह यह सब देखकर बेहद दुखी हो गई। तुमने उस बूढ़ी माँ को लकद्दियाँ क्यों नहीं दी? उसकी हालत तो देखो। उसके पास कोई सहारा नहीं है। कामिनी, तुम हर बात में बीच में क्यों आती हो? मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत की कमाई यूं ही किसी को नहीं बांट सकता। लेकिन तुमने देखा नहीं वह किस कदर ठंड में कांप रही थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई? दया से पेट नहीं भरता। अगर मैंने आज उसे मुफ्त में लकद्धियां दी तो कल पूरा कस्बा मुझसे मुफ्त में लकद्धियां मांगने आ जाएगा, और फिर मैं क्या करूंगा? कामिनी के मन में एक डर बैठ गया। वह समझ रही थी कि रमेश का यह लालच एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगले दिन रमेश कामिनी से कहता है, कामिनी सुनो, मैं जरूरी काम से दूसरे कस्बे जा रहा हूँ। लकद्धियां बेचने का काम आज तुम्हें संभालना होगा। और हाँ, याद रखना, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकद्धी मत देना। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है, लोग हमारी तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। क्या हम थोड़ा दयालु नहीं हो सकते? आप मेरी बात मान लीजिए। लकद्धियों की कीमत थोड़ी कम कर दीजिए ताकि सभी लोग लकद्धियां खरीद सकें और इस जानलेवा ठंड से बच सकें। कामिनी, मेरी मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करो। अगर तुमने दया दिखाई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, समझी? अपने पति की इतनी कड़वी बातें सुनकर कामिनी चुप हो जाती है, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद रमेश दूसरे कस्बे की तरफ निकल जाता है। शाम ढल चुकी थी। कामिनी घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी, जबकि 8 साल का दीपक अंदर कमरे में रजाई में दुबका हुआ था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि रजाई भी उसे गर्मी का एहसास नहीं दे पा रही थी। यह कैसी ठंड है? माँ तो बाहर आग ताप रही है, लेकिन मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ। घर में इतना सारा लकड़ी का ढेर है, फिर भी मैं इस हालत में हूँ। पिताजी तो हमेशा मुझे आलसी बोलते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी अपना काम खुद कर सकता हूँ। मैं अपने लिए खुद आग जलाकर आग ताप लेता हूँ। दीपक ने सोचा कि वह खुद लकड़ियों से आग जलाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। दीपक चुपके से उठ और लकड़ियों के ढेर की ओर गया। इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, तो मैं क्यों ठंड में तड़पूं? मैं भी आग जलाकर माँ की तरह बैठकर गर्मी लूंगा। उसने लकड़ी के एक छोटे टुकड़े को जलाने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। लकड़ियां सूखी होने के कारण तेजी से जलने लगीं। आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपटों में समा गया। कस्बे वाले आग बुझाने के बारे में कुछ सोचते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
घर पूरी तरह राख में बदल गया था। दीपक, जो आग से बचने के लिए एक कोने में खड़ा था, धुएं और आग की लपटों से घिर गया। कोई भी उसे बचाने नहीं आ पाया। दीपक का मासूम जीवन उसी आग में खत्म हो गया। रमेश जब दूसरे कस्बे से वापस लौटा, उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुका था और घर के बाहर कस्बे वाले खड़े थे। कामिनी, दीपक, तुम दोनों कहाँ हो? तभी उसने कामिनी को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भरा था। कामिनी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? सब खत्म हो गया। दीपक कहाँ है? वह ठीक तो है ना? कामिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कामिनी, बोलो, दीपक कहाँ है? दीपक, वह लकड़ियों के ढेर में आग लगाने चला गया था। उसे ठंड लग रही थी। वह नहीं जानता था कि आग से हमारा घर भी जल सकता है। जैसे ही उसने लकड़ियों में आग लगाई और फिर पूरा घर आग की लपटों में समा गया। यह मैंने क्या कर दिया? यह सब मेरी लालच और घमंड का नतीजा है। कस्बे वाले धीरे धीरे पास आए। उनमें से सुधीर रमेश के पास आया और रमेश से बोला, रमेश, अगर तुमने अपनी लालच और लकड़ियाँ बेचने की जिद न की होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। तुमने अपने परिवार को खुद इस हाल तक पहुंचाया है। हमने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस राख के ढेर को देखता रहा। दीपक, मेरे बेटे, मैं तुझे बचा नहीं सका, कामिनी ने धीमे स्वर में कहा। अगर तुमने कस्बे वालों पर थोड़ी सी दया दिखाई होती तो शायद भगवान भी हमारे साथ दया करते, लेकिन तुमने हर किसी की मदद करने से इनकार किया और अब देखो, भगवान ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। यह मैंने क्या कर दिया? यह सब मेरी गलती है। मैंने पैसे के लिए अपनी इंसानियत को दांव पर लगा दिया और अब भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर मैं थोड़ा सोचता, अगर मैं थोड़ा समझता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मैं अपनी ही चालाकी में हार गया। देखा, लालच का नतीजा क्या होता है। हाँ, लेकिन अब भी तुम्हें अपनी गलती से सीखना होगा, वरना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रमेश ने अपनी गलती से सबक लिया। उसने तय किया कि अब से वह कभी लालच नहीं करेगा और लोगों की मदद करेगा। उसने कस्बे वालों के सामने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया और तुम सबकी मदद नहीं की। इस गलती की सजा मुझे मिल गई है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। कस्बे वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में दीपक की याद हमेशा के लिए एक गहरा घाव कर गई थी।